आपने फिर देखना शुरू कर दिया है द तर्कस, और आज की चर्चा संविधान पर है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पूरे देश में हम मनाते हैं और यह हमारे गणराज्य भारतीय गणराज्य की सबसे बड़ी एक तिथि है, एक मौका है जिस पर सभी लोग उत्सव मनाते हैं और इसमें सभी लोग शामिल होते हैं। सारे भेदभाव मिटाकर पूरे देश में इस पर्व को मनाया जाता है। लेकिन इसके साथ ही तमाम सारी ऐसी बातें हैं जिनकी चर्चा होनी जरूरी है। संविधान तो बना दिया गया और इसका पूरा एक अपना इतिहास है कि जो भारतीय संविधान बना, जो उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो प्रस्तुत किया और फिर संविधान सभा के द्वारा जिसका एक तरह से अंगीकरण किया गया, जिसको संशोधित किया गया, सुझाव दिए गए, स्वीकार किया गया और सारी प्रक्रियाएं अपनाई गई, उसके इतिहास में जाने पर यह पता लगता है कि जो संविधान सभा रही, उस संविधान सभा में पूरे भारत की जो जनसंख्या है उनका किसी भी तरह से प्रतिनिधित्व या उनकी अनुमति सहमति नहीं प्राप्त की गई। वयस्क मताधिकार द्वारा जनता से उस पर कोई मत नहीं लिया गया, बल्कि पूरे देश की आबादी के 15% मात्र लोगों के द्वारा ही उस संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। यह अपने आप में एक गंभीर विषय है, लेकिन हो सकता है कि उस समय की तात्कालिक वो मजबूरियां रही हों और जो उस प्रतिनिधि सभा के लिए चुनाव हुआ उसमें जो मतदाता के रूप में थे वो संपत्तिवान लोग थे, पैसे वाले लोग थे, संपत्ति सक्षम लोग थे। आम लोगों की उसमें कोई भागीदारी नहीं थी। दूसरी तरफ धार्मिक आधार पर सिख, मुस्लिम और इस तरह से लोगों के प्रतिनिधित्व को भी उसमें स्थान दिया गया। तो एक गंभीर सवाल है कि जब इस देश में एक तरफ राष्ट्रीय एकता अखंडता की बात की गई, दूसरी तरफ धार्मिक आधार पर मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, अकाली दल जैसे दलों को भी मौका दिया गया कि वो धार्मिक आधार पर अपने प्रतिनिधित्व को उसमें चलाते रहें, बढ़ाते रहें, तो फिर क्या इसका परिणाम अच्छा होना था या हुआ? राष्ट्रीय एकता और अखंडता को हम दृढ़ता के साथ इस देश में लेकर आ पाए? ये बातें सवाल बन करके आज भी हैं और बहुत लंबे समय से इन चीज़ों का कोई हल हम नहीं निकाल पा रहे हैं। और इसके साथ ही यह हमको जानना होगा कि जो हमारे संविधान में मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दिए गए, मानव जो भी हमारे देश के नागरिक हैं उनके लिए मूल कर्तव्य है कि वह राष्ट्र का, राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, कानून का पालन करें, संविधान का अनुपालन करें। ये तो सारे हमारे कर्तव्य गिनाए गए, लेकिन क्या वहाँ इसकी जरूरत नहीं थी कि राज्य का भी कुछ कर्तव्य हो? राज्य का कर्तव्य क्या यह नहीं होना चाहिए कि वह जिस संविधान के अनुपालन की, पालन की नागरिकों से अपेक्षा कर रही है उसके बारे में उनको जानकारी देने की भी जरूरत है? जब अपने अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जनता को मालूम ही नहीं होगा तो हम उसके पालन की कितनी उम्मीद कर सकते हैं? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो क्या यह राज्य की जिम्मेदारी नहीं है कि वह उसकी जानकारी उनको दे सकें? आज तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे माध्यम हैं, संचार माध्यमों से हम उनको जन जन तक पहुंचाने में और अधिक बेहतर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम संविधान का ज्ञान लोगों को नहीं करा पाएंगे तब तक हम कैसे उम्मीद करेंगे कि वो सारे लोग पालन करेंगे? जिस चीज़ का ज्ञान ही नहीं हो, पता ही नहीं हो, जानकारी ही नहीं हो, तो पालन कैसे होगा? और स्वाधीनता के जो हमारे प्रेरक आदर्श रहे हैं उनको हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही यह बात निहित है, जिसको बड़े संक्षेप में ही बता दिया गया। उसकी व्याख्या लोगों तक पहुंचानी, बतानी, समझानी पड़ेगी। जो हमारे स्वाधीनता के आदर्श रहे, प्रेरक रहे, जिन महापुरुषों ने अपने जीवन का उत्सर्ग किया, जिन लोगों ने काम किया, उनके बारे में हमें जब लोगों को बताने की कोई इस तरह की व्यापक व्यवस्था नहीं है, जिसके नाते वो आदर्श आज धूमिल पड़ रहे हैं और लोगों के भीतर अपने देश के प्रति जो समर्पण होना चाहिए उसकी कमी देखी जा रही है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो आज फिर हमको ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि इस तरह का काम कैसे हो। बहुत सारे विचारशील चिंतक लोग इस पर काम कर रहे हैं। ये संविधान के बारे में अगर एक सवाल पूछा जाए साधारण आदमी से कि
आपने संविधान देखा है? तो तमाम लोगों के जवाब मिलेंगे कि नहीं देखा है। अगर किसी ने देखा है तो उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। ये संविधान की एक प्रति हमारे हाथों में है। ये एक कोई भी नागरिक जिस तरह से अपने घरों में तमाम प्रकार के ग्रंथों को रखता है, किताबों को रखता है, साहित्यों को रखता है, धार्मिक किताबों को रखता है, पुस्तकों को रखता है, लेकिन जिससे हमारे देश को मजबूती से चलाया जा सकता है, इस देश के नागरिकों को एक आदर्श नागरिक बनाया जा सकता है, उस संविधान की प्रतियां हमारे देश में घरों में नहीं है। क्या इसके लिए हमको सरकार को, समाज को कुछ करने की ज़रूरत है? मैं समझता हूँ कि यह हमारा राष्ट्रीय आदर्श ग्रंथ है, यह हमारी आचार संहिता है, यह हमारा धर्म ग्रंथ है, यह हमारे कर्तव्यों का निर्देशन करने वाला है, यह हमारे अधिकारों से हमारा ज्ञान कराने वाला है, यह हमारी सुविधा के लिए, हमारी संरक्षण के लिए, तमाम जो हमारे मूल अधिकार हैं उनके बारे में हमको जानकारी देने के लिए इसकी ज़रूरत है। और इस तरह की इस पुस्तक को हर घर में होना चाहिए। जो भी भारतीय है उसके पास यह पुस्तक होनी चाहिए और हमारी पहचान भी एक राष्ट्रीय पहचान होनी चाहिए, राष्ट्रीयता की पहचान होनी चाहिए, जो हमें परस्पर भाईचारा को बढ़ावा देने का काम कर सकती है। लेकिन आज ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। हमारे लोगों के पास संविधान का कई स्वरूप हैं, कई रूप में उपस्थित है ये ग्रंथ, ये पुस्तक, और जो लोग इसका अध्ययन और अध्यापन करते हैं, जो इसका ज्ञान रखते हैं, वे लोग वकील और जज बन करके देश की व्यवस्था को चलाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन बहुसंख्यक समाज आज इनसे अनभिज्ञ है, जिसके नाते उसका शोषण हो रहा है। नारी और वंचित समुदाय में संविधान के प्रति जानकारी का बहुत ही भीषण अभाव है। यह अपने आप में चिंताजनक है। गणतंत्र दिवस तो हम मना रहे हैं, लेकिन हमारे देश में लोगों को संविधान के बारे में ज्ञान कैसे हो सके, कहने को तो व्यवस्थाएं इस तरह की चलती हैं। हमारे न्यायालयों द्वारा भी व्यवस्था है कि उनको साक्षरता, विधिक साक्षरता के अभियान चलाए जाएं, लेकिन उनका प्रभाव और प्रयोग नगण्य और शून्य के बराबर है। उससे हमारे उस दिशा में जो हमारा उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। ये अलग बात है कि कई लोगों ने इस दिशा में प्रयास किया है। हमारे हाथ में ये पुस्तक आपको दिखाई दे रही है, जागो गणराज्य जागो। उत्तर प्रदेश के पूर्व एक बड़े अधिकारी के रूप में गिरीश पांडे ने संविधान कथा का आयोजन देश के बुद्धिजीवियों के बीच में किया, और उनका अपने ढंग से एक प्रयास चल रहा है कि संविधान के बारे में लोग जानें। संविधान के ज्ञान से हमारे नागरिकों की जो उनसे अपेक्षा की जाती है उनकी गुणवत्ता में वृद्धि होगी। तो इस तरह की किताब भी हमारे सामने है, जिसको गिरीश पांडे जो आयकर आयुक्त रहे हैं और सामाजिक कार्यों में उनकी दिलचस्पी है, इस पुस्तक को भी सर्व सेवा ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित किया गया है। और कई बार संयोग मिला है उनकी संविधान कथा में भाग लेने की, और कभी हम लोगों ने भी इस तरह का आयोजन कराया था जिसमें वो अपने विचारों को रखे। तमाम बौद्धिक इस तरह के प्रतिष्ठानों में उनके आयोजन तो होते हैं, लेकिन जन सामान्य तक अभी भी इसके जिस तरह से विस्तार और व्यापक अभियान की जरूरत है वह काम अभी भी नहीं हो पा रहा है। हमारे बीच इसको लेकर के संविधान को संक्षिप्त रूप में, काव्यमय रूप में एक IPS अधिकारी जिनका नाम सुनील कुमार गौतम है, भारतीय पुलिस सेवा में है, इन्होंने संविधान को संक्षिप्त काव्य के रूप में, दोहों के रूप में करके एक अच्छा काम किया है कि सामान्य व्यक्ति भी पढ़ करके समझ सकता है, और उनको उसमें तमाम धाराओं के बारे में विस्तृत व्याख्या की गई है। इसी तरह से और भी तर्कशील चिंतक, वैचारिक लोग, वैज्ञानिक विचारधारा को आगे बढ़ाने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले लोग इस पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर BN गौड़ एक ऐसा नाम है जो देश की तमाम सारी जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो सवालात हैं, जो विषय हैं, जो तथ्य हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जिनकी ज़रूरत है लोगों को जानने की, उन पर वो लगातार काम करते हैं। उन्होंने भी अपने विशेष प्रयास किए हैं संविधान को लेकर के, और संविधान के बारे में लोगों की जानकारी बढ़े, इसकी ज़रूरत है। आज यह भी ज़रूरत है कि लोगों में वैज्ञानिक चेतना का भी विस्तार किया जाए, इसकी भी बहुत कमी दिखाई दे रही है। जो संचार माध्यम हैं, सरकारी और गैर सरकारी, उनके द्वारा हम कहीं न कहीं समाज में जो चीज़ें नहीं चाहिए, चाहे वह फूहड़ता हो, अश्लीलता हो, और समाज में इस तरह की चीज़ें जो पाखंडवाद को और लोगों के शोषण को और बढ़ाने वाली है,
उनका तो हम विस्तार देख रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों की कमी दिख रही है कि जो सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास और अंधविश्वास के विरुद्ध वैज्ञानिक तथ्यों के पक्ष में संघर्ष करने वाले विचारों की, ऐसे लेखकों की, ऐसी पत्रिकाओं की, ऐसे विचारों की कमी है और इसके लिए हमें लगातार काम करना होगा। हमारा गणतंत्र तभी मजबूत हो पाएगा। गणतंत्र एक भारतीय चिंतन की गहराई से उपजा हुआ तंत्र है और उस गणतंत्र को कैसे हम मजबूत कर पाएँ, कैसे हम सामूहिकता में अपने जीवन को जी सकें, कैसे हम सामूहिक निर्णय ले सकें, इन सारी चीज़ों के लिए हमें विशेष प्रयास करना होगा। कहने को राजनीतिक आज़ादी हमें प्राप्त हो चुकी है, लेकिन अभी भी आज़ादी की जंग जारी है और अभी हम गरीबी से, अशिक्षा से, अन्याय से, तमाम चीज़ों से और विषमतावादी जो समाज व्यवस्था है उससे हम लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। अभी भी भारत को समतावादी बनने में, न्यायवादी बनने में समय है और उसके लिए लड़ाई लड़ना होगा, काम करना होगा। बिना संघर्ष के कभी भी आज़ादी नहीं मिलती। आज़ादी कीमत मांगती है और वह कीमत चुकाने के लिए आज हमको तैयार होना होगा। हमारी पहचान आज जाति, धर्म, मजहब तमाम टुकड़ों टुकड़ों में बंट गई है। भाषा, प्रांत आदि के नाम पर हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन हमारी पहचान, पेशागत पहचान जो कभी हुआ करती थी, जिसकी ज़रूरत है, जो समाधान है सारी समस्याओं का, वह पेशागत समाधान के लिए हमको समझना होगा। और हम विभिन्न छोटे छोटे अनेक तरह के समुदायों में बटे हुए हैं, संगठनों में बटे हुए हैं। कहीं भी हों, अगर हमें इंसानियत, मनुष्यता की गंध हमारे अंदर है, हम थोड़ा सोच पा रहे हैं, तो आज हमें बिल्कुल ये सोचना पड़ेगा कि कैसे हम एक संयुक्त मंच बनाएं, कैसे हम साझा मंच बनाएं, कैसे हम संयुक्त मोर्चा बनाएं, जहां इस तरह के भेदभाव से ऊपर उठकर जाति, धर्म, मजहब, संगठन, पार्टी, दल, इन तमाम चीज़ों के उस जो नकारात्मक ऊर्जा एक खड़ी होकर के हमें संघर्षित कराती है, उसका कोई सकारात्मक अर्थ निकलने की कोई संभावना नहीं दिखती। उस बीच में हमें एक ऐसे जद्दोजहद की ज़रूरत है कि हम सभी एक साझा मंच बनाकर सच को सच कहने के लिए प्रतिबद्ध हों। क्योंकि आज बहुत चिंताजनक है कि लोग कहते हैं कि मैं सच कैसे बोलूं, मुझे राजनीति करना है। राजनीति के असली अर्थ को ही लोग भूल चुके हैं। ये आज चिंता और चिंतन का विषय है और आने वाले समय में भारतीय गणतंत्र को वास्तविक गणतंत्र बनाने के लिए, वास्तविक लोकतंत्र बनाने के लिए, वास्तविक जनतंत्र बनाने के लिए हमको काम करना पड़ेगा और उसमें बहुत लंबे काम की ज़रूरत पड़ेगी। तमाम नौजवानों की ज़रूरत पड़ेगी, तमाम ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वह पुरुष हो चाहे नारी हो, सबको आगे आना होगा, काम करना होगा। और आज कहीं न कहीं हमारी व्यवस्था चरमरा रही है। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, इन सब पर सवालिया निशान खड़े हैं और सरकारों को तो लोकतंत्र की दिशा में काम करने का जैसे अभ्यास ही खत्म हो गया है और चिंता की बात है। इसलिए आइए आज हम संकल्पित हों कि इस भारत राष्ट्र को पुनः हम उस दिशा की तरफ लेकर चलेंगे जिससे हम दुनिया के सामने गर्व से सीना तान कर खड़े हो सकें और अपने लोगों को न्याय दे सकें, न्याय पा सकें। इसके लिए हमें प्रतिबद्ध होना होगा, काम करना पड़ेगा और बिना काम के बैठे बिठाए कोई हमारे हाथों में थाली परोस करके इस देश को सुव्यवस्था नहीं दे सकता। सुव्यवस्था के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, युद्ध लड़ना पड़ेगा, अपने भीतर भी युद्ध लड़ना पड़ेगा, अपनों से भी लड़ना पड़ेगा, अपने परिवार में भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अंततः वास्तव में पूरा विश्व ही एक परिवार है। हम वसुधैव कुटुंबकम के राही हैं और उसको हमको पुनर्जीवित करना होगा, पुनर्निर्माण करना होगा। तभी हम सच्चे भारतीय नागरिक कहलाएंगे, तभी हम मनुष्य कहलाने के लायक होंगे। आज इतना ही। अगली बार हम फिर आपसे इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए वार्ता करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जगत।